नमस्कार। सेरिब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों के माता-पिता। आज मैं आपसे कॉन्ट्रैक्चर्स और रोज होने वाली स्ट्रेचिंग के कारण बच्चों को होने वाले दर्द के बारे में बात करना चाहती हूँ। सेरिब्रल पाल्सी एक ऐसी अवस्था है जिसे अक्सर पूरी तरह ठीक न होने वाली माना जाता है। इसमें कई जटिल लक्षण होते हैं और कॉन्ट्रैक्चर्स को लगभग अपरिहार्य माना जाता है। इन्हें कम करने के लिए नियमित रूप से पैसिव और दर्दनाक स्ट्रेचिंग की जाती है। कभी-कभी प्लास्टर कास्ट लगाए जाते हैं और कई बार सर्जरी भी की जाती है। दवाइयाँ भी दी जाती है, लेकिन इन सब के बावजूद कॉन्ट्रैक्चर्स का स्थायी समाधान नहीं मिलता। मैंने देखा है कि ये बच्चे अपने बचपन का आनंद लेने के बजाय बहुत कष्ट सहते हैं, सिर्फ मस्तिष्क की चोट या शरीर और दिमाग के कम विकास के कारण ही नहीं, बल्कि रोज होने वाली दर्दनाक स्ट्रेचिंग की वजह से भी। दुख की बात यह है कि नियमित स्ट्रेचिंग के बावजूद कॉन्ट्रैक्चर्स समय के साथ बढ़ते ही जाते हैं और कभी-कभी सफाई में भी बाधा बनते हैं, जिससे सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। मैं इन बच्चों को बेहतर जीवन देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उनका मस्तिष्क और शरीर बिना कॉन्ट्रैक्चर्स, विकलांगता और परावलंबन के विकसित हो। वे अपना बचपन खुशी से जिए, खेले, आनंद ले और दुनिया को सक्रिय रूप से अनुभव करें। मेरे मन में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि हर सीपी बच्चे में कॉन्ट्रैक्चर्स क्यों विकसित होते हैं। जन्म के बाद मस्तिष्क में लचीलापन होने के बावजूद स्थिति वैसी ही क्यों रहती है। यह अवस्था नॉन प्रोग्रेसिव होने के बावजूद समय के साथ स्थिति क्यों बिगड़ती है। जब न्यूरॉन्स स्थायी रूप से नष्ट हो जाते हैं, तो ये जटिल लक्षण क्यों दिखाई देते हैं। जैसे निष्क्रिय न्यूरॉन्स का प्रूनिंग होता है, वैसे मृत न्यूरॉन्स का क्यों नहीं होता। ये प्रश्न लगातार मेरे मन में आते रहे। मैंने सोचा, सामान्य रूप से विकसित होने वाले बच्चे और सीपी बच्चों में असली अंतर क्या है। मुझे समझ में आया कि सामान्य बच्चे गुरुत्वाकर्षण का सही उपयोग कर पाते हैं और जमीन से प्रतिक्रिया बल उत्पन्न करते हैं। ये बल मांसपेशियों को सक्रिय करते हैं, उनके विकास में मदद करते हैं और मस्तिष्क के प्राकृतिक विकास को भी बढ़ावा देते हैं। इससे बच्चा अपने शरीर के केंद्र को स्वतः नियंत्रित कर पाता है और उसे ऊपर उठा सकता है। लेकिन सीपी बच्चे अपने शरीर के हिस्सों के नीचे आवश्यक प्रतिक्रिया बल उत्पन्न नहीं कर पाते और गुरुत्वाकर्षण का सही उपयोग नहीं कर पाते। तब मेरे मन में प्रश्न आया, अगर इन बच्चों को गुरुत्वाकर्षण का सही उपयोग करना सिखाया जाए और वे सक्रिय रूप से मूवमेंट करने लगे, तो क्या इससे मृत न्यूरॉन्स का प्रूनिंग और नए कनेक्शन बनने में मदद मिल सकती है। और अगर ऐसा हो, तो क्या ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह बिना कॉन्ट्रैक्चर्स के विकसित हो सकते हैं। मुझे समझ में आया कि गुरुत्वाकर्षण 24 घंटे कार्य करता है, इसलिए बच्चे को दिन में कई घंटों तक इसका सही उपयोग करना चाहिए। केवल 1 घंटे की थेरेपी पर्याप्त नहीं है और थेरेपिस्ट भी हर बच्चे को लंबा समय नहीं दे सकते हैं।
इसलिए माता-पिता को सक्षम बनाना ज़रूरी है ताकि वे घर पे बच्चे बच्चे के साथ काम कर सके और उसके विकास में मदद कर सके। मैंने ये भी देखा कि थेरेपिस्ट के साथ काम करते समय बच्चे अक्सर रोते हैं, जिसमें नकारात्मक रासायनिक प्रतिक्रिया हो जाती है, जो विकास के लिए अनुकूल नहीं होती। लेकिन जब माता-पिता बच्चे के साथ काम करते हैं, तो बच्चा इसे खेल की तरह लेता है और उसका मस्तिष्क अधिक सकारात्मक और सहयोगी बनता है। मैंने देखा कि सामान्य बच्चे संतुलन खोने से नहीं डरते और उनका सेंटर ऑफ मास स्वतंत्र रूप से गतिशील रहता है। लेकिन सीपी बच्चे जिनमें हेड नेक ट्रंक कंट्रोल विकसित नहीं होता, वे गिरने से डरते हैं और संतुलन नहीं बना पाते। इसलिए उन्हें बाहरी उपकरणों का सहारा दिया जाता है। लेकिन जब ये उपकरण हटाए जाते हैं, तो बच्चा खुद संतुलन नहीं बना पाता। मैंने ये देखा है कि जब बच्चा दिन का अधिकांश समय निष्क्रिय रहता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्चर्स और डिफॉर्मिटीज विकसित हो जाती है और जब उसे निष्क्रिय रूप से खड़ा खड़ा किया जाता है या चलाया जाता है, तो हड्डियों की संरचना भी प्रभावित होती है। तब मैंने सोचा, कॉन्ट्रैक्चर्स क्यों बनते हैं? मुझे समझ में आया कि कॉन्ट्रैक्चर्स शरीर की गति को सीमित करते हैं और सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट को लगभग रोक देते हैं। ये एक प्रकार की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, जो शरीर को गिरने से बचाने के लिए होती है। मुझे ये भी महसूस हुआ कि मस्तिष्क खुद को सुरक्षित रखने के लिए विकास के चरणों को धीमा कर सकता है और शरीर के केंद्र को ऊपर जाने से रोक सकता है। एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स में कोलेजन बढ़ाकर शरीर को कठोर बनाया जाता है, जिससे शरीर एक इकाई की तरह कार्य करता है और कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं। इससे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मस्तिष्क पर हावी हो सकती है जब मूवमेंट की कमी होती है और एक जैसी सेंसरी जानकारी मिलती है, तो शरीर ही मस्तिष्क को नियंत्रण करने लगता है और बच्चा अपने ही शरीर का कैदी बन जाता है। मुझे स्पष्ट हुआ कि सेंटर ऑफ मास की मूवमेंट को रोकना एक प्रोटेक्टिव मोटर रिस्पॉन्स है। अनुभव से ये भी समझ में आया कि जब मस्तिष्क को जन्म के समय या बाद में चोट लगती है, तो वह सुरक्षा के लिए शरीर की गति को सीमित करता है। सीपी बच्चों में मस्तिष्क पोस्चरल मोटर सर्किट्स विकसित करने के बजाय उन्हें सीमित करने वाले सर्किट्स बना सकता है और सॉफ्ट टिश्यू में कॉन्ट्रैक्चर्स विकसित हो जाते हैं। रिचर्ड लाइबर के शोध के अनुसार ईसीएम में कोलेजन बढ़ता है, जिससे ऊतक कठोर हो जाते हैं और लचीलापन कम हो जाता है। फिर मैंने बच्चों को सीधे खड़ा करना या चलाने के बजाय उनके सेंटर ऑफ मास को आधार के पास रखते हुए सक्रिय मूवमेंट सिखाना शुरू किया। जब बच्चे को अंदर से संतुलन मिलने लगता है, तो वह खुद 3D स्पेस में मूवमेंट करने लगता है और दुनिया को अनुभव कर सकता है। इससे उनकी परसेप्शन, कॉग्निशन, बुद्धिमत्ता और आत्म जागरूकता विकसित होती है।
अच्छा पोस्चरल कंट्रोल शरीर की विभिन्न प्रणालियों को समन्वय को बेहतर बनाता है, जो होमोस्टैसिस और कार्यक्षमता के लिए बहुत आवश्यक है। इससे मृत न्यूरॉन का प्रूनिंग संभव होता है और एपिलेप्टिक फोसी बनने की संभावना कम हो सकती है। मस्तिष्क के विकास के लिए सेरिबेलम का विकास और कॉर्टेक्स सेरिबेलम और स्पाइन के बीच सही कनेक्टिविटी बनना अत्यंत आवश्यक है, ताकि बच्चा अन्य बच्चों की तरह विकसित हो सके।